बच्चों, हम लोग जो है डिटरमिनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लास में इन्वर्स निकालना सीख लिया था। तो किसी भी डिटरमिनेंट ये आव्यूह का इन्वर्स निकालना हमने जान लिया था। तो अब उसकी सहायता से हम कोई भी दिए गए रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर कोई हमारा टॉपिक है आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण का हल या रैखिक समीकरण के निकाय का हल। तो हम यहाँ पर आव्यूह मेथड से देखेंगे कि ये हम कोई भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपको रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 या दो चर वाला लेते हैं इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, इस टाइप का अगर कोई आपके पास रैखिक समीकरण है तो कक्षा 10 में हम लोगों ने इस समीकरण को जो है इसको हम देखना ये सीख लिए थे कि ये समीकरण आपका जो है कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, संगत है या असंगत, या इसके कितने हल होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें हम पहले क्या जान गए थे कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम कहते हैं कि इसका अद्वितीय हल है। इसका हल क्या है? अद्वितीय है, यूनिक हल है। x और y का केवल एक ही वैल्यू मिलेगा और ये अद्वितीय हल आपको प्राप्त हो जाता है। और यदि इसका अनुपात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है तो ये क्या कहलाएगी? दोनों रेखाएं क्या है? रेखाएं जो है समांतर होंगी, समांतर है और इसके जो है इसका कोई हल नहीं। और यदि आपको इस तरह से मिल जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं और इसके अनेक, ऐसा हम पहले से जानते हैं, अनेक हल है, अनेक हल। तो अगर ये दो रेखाएं दी हुई हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें ये तीनों कंडीशन डेवलप हो जाता है। लेकिन जो हमें आव्यूह की सहायता से निकालना है तो केवल उन्हीं समीकरणों की बात करनी है कि इसका अनुपात जो है दोनों एक दूसरे के बराबर न हो, जिसका केवल अद्वितीय हल हो, यूनिक हल हो। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे रैखिक समीकरण को हम व्युत्क्रम मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा कि जिसके अद्वितीय हल है ये कहलाएगा कि ये संगत, कंसिस्ट करता है। ये समीकरण क्या है? कंसिस्ट करता है। जिसका कोई हल नहीं होगा ये क्या हो जाएगा? असंगत, इनकंसिस्ट हो जाता है। और अनेक हल है तो ये भी क्या होता है? संगत होता है, ये भी कंसिस्ट करता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण इस तरह से है कि इसके रेशियो इक्वल के बराबर नहीं है तो इसके यूनिक हल होते हैं और ये संगत होता है। और अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और इसका कोई भी हल नहीं होता और ये असंगत होता है, इनकंसिस्ट होता है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। तीसरा कंडीशन ये डेवलप होता है कि अगर तीनों का रेशियो, अगर यहाँ पर आपका ये 0 न होकर के C1 C2 है, इस टाइप से है, तो इसका रेशियो अगर तीनों आपका C1 C2 है तो इसका रेशियो अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो इसकी कहेंगे कि हम अनेक हल है, और इसके अनेक हल हैं तो ये भी संगत होगा, ये भी कंसिस्ट कर जाएगा। तो हमें आव्यूह विधि से देखना है कि ये जो है किस तरह से हम इसको दिखा पाएंगे। तो हम केवल उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जिसके मान जो है अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम रैखिक समीकरण को आव्यूह के व्युत्क्रम विधि से लिखेंगे। तो आव्यूह विधि से हमें इसे लिखना है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दिया गया समीकरण है और 2x2 का हम इससे समीकरण बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। तो a1 b1 a2 b2 xy और ये c1 और c। तो ये हमें जो इस
इससे एक अवयव मिलेगा, इसको हम कहेंगे A1, B1, A2, B। और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A1, B1, A2, B2, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तब कहेंगे कि ये अवयव जो है, इसको हम डायरेक्ट, अब अवयव विधि से हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको चेक करना है कि ये कंसिस्ट कर रहा है कि इनकंसिस्ट है, तो संगत है कि असंगत है। तो हम इसका क्या करेंगे, अवयव का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं होगा तब कहेंगे कि ये संगत है, ये समीकरण क्या है, संगत है। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको कहेंगे कि अवयव ए क्या है, असंगत। असंगत है इसका मतलब कि इसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, और जब ये संगत होगा तो इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो जिसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, जो सिंगुलर हो, जो सिंगुलर है उसको हम, जिसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, उसी का हम उस रैखिक समीकरण की निकाय का हल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इसको लगाते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कंसिस्ट करेगा तो हम इसके निकाय के हल को करेंगे। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये दोनों रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो ये समीकरण संगत है कि असंगत हमें ज्ञात करना होगा। तो इसको हम पहले इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, 2, 5, 3, 2 x y, और ये मिलेगा 1 से। इससे आपको अवयव a मिल गया, 2, 5, 3, 2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2, 5, 3, 2, और इसको और विस्तार करेंगे तो ये 4 - 15 = -11। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्या है, यह दोनों निकाय क्या है, संगत है, और इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तब हम लिखेंगे कि इस निकाय का, ये अवयव ए का व्युत्क्रम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे निकाय को हल कर सकते हैं। तो हम कैसे निकाय को हल करेंगे अब इसके बारे में, तो ये दिया हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि मान लीजिए हम थोड़ा बड़ा इक्वेशन लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपका 3 × 3 का है, a1x प्लस b1y प्लस c1z = t1 a2x प्लस b2y प्लस c2z = d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z = d3। तो इसको हल करने का तरीका है, पहले तो इसको हम देख लेंगे कंसिस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम पहले इसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और ये x, y, z, और ये d1, d2, d3। इस तरह से हम कोई भी दिए गए निकाय को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं। इसको a कर लेंगे, ये आपका x हो जाएगा, ये b। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो a इनवर्स b। a इनवर्स हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, उसे a इनवर्स निकाल करके b से प्रोडक्ट करेंगे तो x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से कोई भी अगर हमारे पास 3 समीकरण का हो या फिर 2 समीकरण का रैखिक समीकरण हो, इसके सलूशन को हम इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग अभी लगाना देखते हैं। दिया गया ये समीकरण है, इसके x और y की वैल्यू निकालनी है अवयव विधि से। तो इसको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, 2, 5, 3, 2 x, y, और ये 11, और ये आपका a हो गया,
ये यक्स, ये बी। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमें निकालना है। ए आपको ए इक्वल टू 2, 5, 3, 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये मिलेगा 2, 5, 3, 2 और ये मिलेगा आपको 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे और ए इनवर्स वाला जितना प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो A11 पहले A11 एलिमेंट ए का कोफैक्टर, सभी के हम कोफैक्टर सहगुणक कोफैक्टर को ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर्स पहला A11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और पहला एलिमेंट है तो इसका 2 होगा, तो +2। A12 -1 की पावर 1 + 2। A12 ये एलिमेंट ये और ये खत्म, आपका 3 मिलेगा तो ये हो जाएगा -3। A21 तो -1 की पावर 2 + 1 और A21 यह एलिमेंट है तो ये छोड़ देंगे, ये 5 तो ये मिल जाएगा आपको -5। A22 है -1 की पावर 2 + 2, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम तो ये खत्म और ये 2 बचेगा तो ये +2। तो इस तरह से हम कोई एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। तो नई मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी A11, A12, A21, A22। कल हम लोग जैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना देखे थे वैसे निकाल रहे हैं। तो A11 आपके पास 2 है, -3, -5, 2। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज आपका हो जाएगा इसका परिवर्त, जो नया मैट्रिक्स बना है उसका परिवर्त। तो 2, -3, -5, 2 और यही हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमें चाहिए ए इनवर्स। तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट 1 अपॉन -11 और एडजॉइंट ऑफ ए 2, -3, -5, 2। ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यू अगर इसको इक्वेशन 1 रखते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। तो ये x इक्वल टू है, x का मतलब स्मॉल x, y इक्वल टू ए इनवर्स -1/11 और 2, -5, -3, 2 और b इसमें 11 और 7। पहले हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट तो इस रो का इस कॉलम में एक ही कॉलम है तो 11 × 2 = 22 और -7 में 33, -33 + 14। तो ये आपका आ जाएगा -1/11 और ये -3 और 3 -3 और 3 हो गया 1 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -9 और 1। तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे वैल्यू आप। तो यहाँ हमारा आ गया, यहाँ 1 है तो ये 1 हम करेंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ। 11 9 की 1 है तो -1/11 और 2 × 1 = 2 -35 और इसका हो जाएगा -3 + 40 और ये मिल जाएगा आपको -33 और 11। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा x और y
इक्वल टू, अंदर हम एंट्री कराएंगे माइनस के साथ, अगर एंट्री कराते हैं तो आपका हो जाएगा -33/11 प्लस हो गया और -11/11। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा 3 और -1। x की वैल्यू इसका हम कंपेयर कर लेंगे, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। और इसमें अगर हमको आंसर की जांच करनी है, इसको चेक करना है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इट्स मीन दिया गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है और इस तरह से हम निकाल दिए। तो कोई भी अगर आपको रैखिक समीकरण दिया हो, चाहे वो 2x2 का आपका मैट्रिक्स बनाता हो या 3x3 का, इसको निकालने का तरीका यही है कि पहले इसको हम इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करके x इक्वल टू a इनवर्स b के रूप में निकाल लेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग a इनवर्स b निकालना सीखे थे। तो a इनवर्स b के लिए क्या करना है कि इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a ये 0 के बराबर अगर नहीं आता है तब तो आगे हम प्रोसेस करेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है और तब हम कहेंगे कि a इनवर्स इसका हम नहीं ज्ञात कर सकते और दिया गया इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो सभी जो भी ये दिए हुए हैं एलिमेंट्स, इसके हम कोफैक्टर को निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उससे नया मैट्रिक्स निकालेंगे और नया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। एक हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है और इससे हम ए इनवर्स को ज्ञात करके इसमें वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में वैल्यू जो है हम लोग पुट करते हैं। तो पुट कर देंगे और ये आपको वैल्यू एक्स वाई की मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन 3 अचर राशियों वाला लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको हमें अवयव की सहायता से निकालना है। तो उसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 x y z और ये हो जाएगा 5 -4 3। अब इसको हम a मानेंगे, ये x है, b x इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब दिया गया ये आपका ये है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये हो जाएगा आपका 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। इसको हम विस्तार करेंगे तो 2 जब लेंगे तो ये खत्म 4 और -1 5 -3 ये खत्म -2 -3 +3 लेना है तो ये खत्म -1 और +6। तो इस तरह से ये 10 और -5 +15 और ये आपको मिल जाएगा +15। दिस इज इक्वल टू 40 +40 आ गया। तो हमें देख लिए कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तब हम आगे निकालना देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दिस इज इक्वल टू 40। अब आगे हम इसके कोफैक्टर को निकालेंगे। तो a11 तो -1 के पावर 1 + 1 और a11 ये एलिमेंट है तो ये खत्म, आपके पास बचेगा -2 1 -2 और ये एलिमेंट आपका आ गया प्लस -4 और +1 दिस इज इक्वल टू 5। a12 -1 के पावर 1 + 2 और a12 इट्स मीन ये पहला रो दूसरा कॉलम तो ये और ये खत्म 1 1 3 -2 और ये
-2 -3 इक्वल टू +5 -5 प्लस A13 -1 की पावर 1 + 3 और ये आपको A13 इट्स मीन ये एलिमेंट है तो ये और ये खत्म 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 और ये प्लस -1 + 6 इक्वल टू 5 A21 निकाले इसी तरह से A21 -1 की पावर 2 + 1 और A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम तो ये और ये एलिमेंट खत्म और 3 3 -1 -2 ये बचा आपके पास 3 3 माइनस तो ये -6 और +3 इट्स मीन -3 और सॉल्व होने पे +3 आ जाएगा A22 तो -1 के पावर 2 + 2 और एलिमेंट हम लेंगे तो ये खत्म 2 3 3 -2 2 3 3 -2 और ये आपको मिल गया +4 - 9 इक्वल टू -5 8 2 3 -1 के पावर 2 + 3 तो ये एलिमेंट हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम ये खत्म 2 3 3 -1 2 3 3 -1 और ये -2 -9 -2 -9 -11 इट्स मीन +11 A31 -1 की पावर 3 + 1 A31 तीसरा रो पहला कॉलम ये खत्म ये 3 3 3 3 -2 1 और ये आपको मिल जाएगा +3 + 6 इक्वल टू 9 A32 -1 के पावर 3 + 2 और A32 ये एलिमेंट ये और ये खत्म 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 और ये आपको मिल जाएगा -2 -3 -1 इसमें +1 और A33 सभी के कोफैक्टर इस तरह से हम निकालेंगे 3 + 3 A33 आपको प्राप्त होगा ये और ये खत्म 2 3 1 2 3 1 -2 और ये मिल जाएगा आपको +4 -3 और ये -7 तो इस तरह से हम सभी के कोफैक्टर याद कर लेंगे। अब जो है इससे हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे तो नया मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये जितने कोफैक्टर निकाला गया है इससे हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे और नया मैट्रिक्स को इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो नया मैट्रिक्स आपका हो जाएगा A11 तो ये 5 5 5 और दूसरा हो जाएगा 3 -5 11 9 1 -7 इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जितना पक्की है उसको कॉलम में कर देंगे 5 3 -5 11 9 1 -7 और यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब हम इसका ए इनवर्स याद करेंगे। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 40 मालूम है तो 40 हम रखेंगे यहाँ तो ये मिल जाएगा आपको 1/40 5 5 5 3 -5 11 9 1 -7। अब इसकी वैल्यू हम ए इनवर्स की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स
put the value A inverse in equation 1। तो A इन एक्स वाई जेड या x इक्वल टू A इनवर्स भी था ये 1 वाला, तो ये आपको एक्स वाई जेड A इनवर्स 1/40 और ये 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 ये मिल जाएगा। और b, तो b क्या था हम लोग के पास, b इक्वेशन से हम देख लेते हैं। b तो होता था 5 -4 3 5 5 -4 3 ये भी था इक्वेशन शुरू में। b की वैल्यू 5 -4 3। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट संभव है क्योंकि 3x3 का है और ये 3x1 का है। 3x1 का है तो जब ये सेम होगा तो गुणा संभव है। और यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे तो ये देखते हैं कि इस रो का इस कॉलम में तो 25 -12 +27, फिर दूसरे रो का इसमें तो 25 माइनस प्लस 15 4 13 चौका 52 प्लस 3 एकम 3, फिर ये 25 -44 और ये मिलेगा -21। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आपको मिल गया। इसको प्लस कर लीजिए तो प्लस करने पर ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये 13 + 27 तो 27 + 13 40 और ये आपको मिल गया 55 60 और ये 80 आ गया। और इसमें ये निकलेगा तो ये 4 -50 माइनस ये। तो इस तरह से इस 40 को अंदर 80 उठाएंगे, 40/40 और 80/40 और -40/40। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1 2 -1 आएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है एक्स वाई जेड को हम ऐसे ही निकालेंगे, x = 1 y = 2 और z = -1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आव्यूह की सहायता से निकालने का यही तरीका है कि पहले इसका हम इन्वर्स ज्ञात कर लें। इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए। उसके बाद ये इन्वर्स निकालने के पश्चात इन्वर्स में हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। और उत्तर के लिए हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 किसी में पुट कर दें और उसको सेटिस्फाइज करता है। इसका मतलब है कि हमारा निकाला गया आंसर सही है। आप आंसर की जांच जो है स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो इस विधि का आव्यूह की विधि की सहायता से हम किसी भी दिए गए संगत कोई भी दिया गया संगत समीकरण हो उसका हल निकालने के लिए ये तरीके को अपनाते हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और इसको करें, कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू।